मेरी जान जरा कबूल कर लो, सलामी इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। गोरी कब से हुई जवान बनना लीला अपनी लाल, गोरी कब से हुई जवान बनना लीला अपनी लाल। वो आज भी बॉलीवुड की सबसे बड़ी रानी हैं, जिनके साए में पूरा ग्लैमर उद्योग खड़ा है। लेकिन रानी की सल्तनत दर्द, धोखे और अकेलेपन की नींव पर खड़ी है। हमें और जीने की चाहत ना होती। उसके माथे का सिंदूर उसके जीवन का सबसे बड़ा अक्षय रहस्य है। गुम है किसी के प्यार में। ये कहानी सिर्फ 500 से ज्यादा फिल्में करने वाली अभिनेत्री की नहीं है। ये दास्तां है एक ऐसी लड़की की जिसने अपने जीवन का सबसे बड़ा प्यार, अपने पिता का नाम कभी नहीं पाया। जीवन सुख दुख का संगम है। आज हम खोलेंगे उस किताब के पन्ने जिसका हर अध्याय एक रहस्य है। किताब का नाम है रेखा, द अनटोल्ड स्टोरी। कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। दुनिया उसे सिर्फ बॉलीवुड की सबसे बड़ी आइकॉन के रूप में जानती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस चमक के पीछे एक ऐसी लड़की है जिसने बचपन में गरीबी देखी, फिल्मों में आने के बाद बदसूरती के ताने सुने। नंदिनी, अगर उस समय तुम मेरे साथ न होती तो न जाने मैं क्या कर बैठती। और जिसने प्यार किया तो उसे सिर्फ और सिर्फ त्रासदी मिली। इस दास्तां की शुरुआत होती है दक्षिण भारत की उस गली से जहां एक बच्चे को कभी अपने पिता का नाम नहीं मिला। अब मुझे यहाँ बहुत दिन हो गए हैं, मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन कहाँ जाएगी? जहाँ मेरे कातिल रहते हैं बाबा। साल 1954 मद्रास में जन्म हुआ भानु रेखा गणेशन का। नाम में गणेशन था, लेकिन ये नाम कभी एक छत या प्यार नहीं दे पाया। पिता तमिल सिनेमा के सुपरस्टार जेमिनी गणेशन अपनी पहली 2 पत्नियों और बच्चों के बीच व्यस्त थे। पुष्पावली उनकी सहयोगी थी, पत्नी नहीं। रेखा को अपने पिता का प्यार कभी नहीं मिला। ये खालीपन इतना गहरा था कि उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि वो अपने पिता को अजनबी कहती थी। परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहा था। रेखा को अपने 13 भाई बहनों में सबसे बड़ी होने की जिम्मेदारी निभानी पड़ी। वो पढ़ाई में तेज थीं, लेकिन पैसे के लिए उन्हें स्कूल बीच में छोड़ना पड़ा। उन्हें यह एहसास कराया गया कि वो परिवार पर एक बोझ हैं और उनकी एक ही कीमत है, पैसा कमाना। शोला है शोला, शोले से डरना। यही मजबूरी उन्हें मद्रास के स्टूडियो से खींचकर मुंबई ले आई, जहां वो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मजबूरी के सौदागर बनकर आई। इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं। एक ऐसी लड़की जिसे हिंदी नहीं आती, जिसका वजन ज्यादा था, जिसे सावलेपन के ताने मिलते थे। उसे 15 साल की उम्र में हिंदी फिल्म सावन भादो के लिए साइन किया गया। देखती हूँ अब किसके जनावर मेरे खेत में घुसते हैं। कांजी हाउस में बंद करा के 100 रुपए दंड न करवाया तो चंदा नाम नहीं। ये एक्टिंग नहीं थी, ये एक बच्चे से करवाई गई मजदूरी थी। उन्हें इंडस्ट्री में आने से पहले ही बदसूरत कहा गया, अगली डंकलिंग कहा गया। यही से रेखा की बदलने और लड़ने की दास्तान शुरू हुई। डॉक्टर, व्हाट अबाउट दिस का? रेखा, जिसकी आंखों में केवल रोजी रोटी कमाने की मजबूरी थी, उसके सामने खड़ा था बॉलीवुड का चमकता लेकिन क्रूर संसार। खाली बातों से तेरी बात ना बने
1970 में जब उनकी पहली हिंदी फिल्म सावन भादो रिलीज हुई तो वो हिट हो गई, लेकिन रेखा नहीं। समीक्षकों ने उनकी जबरदस्त आलोचना की। किस काम का हार है माँ? पीतल का, शीशे से जड़ा हुआ। उन्हें अगली डंकलिंग कहा गया और यहाँ तक कि इंडस्ट्री के लोगों ने मजाक उड़ाया कि ये लड़की कभी हीरोइन नहीं बन सकती। ये मैंने सोचा कि बाहर जैसी जिंदगी हम कैसे काटेंगे। कल्पना कीजिए, एक 15 साल की बच्ची जो हिंदी नहीं जानती, अपनी माँ की आर्थिक स्थिति के कारण काम कर रही है और उसे सरेआम बदसूरत और अयोग्य कहा जाता है। ये रिजेक्शन सिर्फ अभिनय का नहीं था, ये उनके अस्तित्व का रिजेक्शन था। रेखा ने इंटरव्यू में बताया था कि वो सेट पर सिर्फ इसलिए डरती थी क्योंकि उन्हें पता था कि वो कैसी दिखती है। Excuse me, I am not an illiterate. I am a graduate from the University of Allahabad. I am aware of the modernization of women, but I have not forgotten my culture, my customs, my traditions and my values, and most of all, इस दौर में उन्हें कई अपमानजनक और दर्दनाक अनुभव भी हुए। 1969 की फिल्म अनजाना की शूटिंग के दौरान एक अभिनेता ने डायरेक्टर के कहने पर बिना उनकी मर्जी के उन्हें जबरन किस किया। रेखा स्तब्ध रह गई। उन्होंने बताया कि इस घटना ने उन्हें अंदर तक हिला कर रख दिया। ये वाक्य उस समय फिल्म उद्योग की शोषणकारी हकीकत को दर्शाता है, जिसे रेखा जैसी संघर्षशील लड़कियों को झेलना पड़ा। नीला आसमां सो गया। लेकिन रेखा अलग मिट्टी की बनी थी। उन्होंने इस आलोचना को प्रतिशोध बना लिया। जिंदगी में कुछ ऐसे भी काम करनी चाहिए जो मरने के बाद भी दुनिया हमें याद रखे, और मैं कुछ ऐसा ही करने का इरादा रखती हूँ। ये वो बिंदु था जहां उन्होंने तय किया कि वो इंडस्ट्री को नहीं बदलेंगी बल्कि खुद को बदलेंगी। उन्होंने मेकओवर की शपथ ली, योग शुरू किया, आहार बदला और सबसे जरूरी हिंदी और उर्दू पर जबरदस्त पकड़ बनाई। ये महज सुंदर बनने की इच्छा नहीं थी, ये आत्मसम्मान की लड़ाई थी। 70 के दशक के मध्य तक उनकी मेहनत रंग लाने लगी थी। रामपुर का लक्ष्मण और गोरा और काला जैसी फिल्मों में उन्होंने दिखा दिया कि वो सिर्फ एक चेहरे से कहीं ज्यादा है। मेरी आँखों के तीर जाए सीने को चीर मेरी आँख। रेखा ने आलोचनाओं के जहर को हथियार बना लिया। उन्होंने सिर्फ वजन कम नहीं किया, उन्होंने अपनी चाल, अपनी आवाज और अपनी आंखों की भाषा को पूरी तरह से री इंजीनियर कर दिया। जाने मन जाने बहार, तुम्हारी खूबसूरती और मेरे आर्टिस्ट दिमाग के उड़ाने का दोनों एक हो जाए तो मॉडलिंग दुनिया में तहलका मच जाएगा। सांवली भानु रेखा अब बॉलीवुड की सबसे ज्यादा ग्लैमरस, कॉन्फिडेंट और आकर्षक अभिनेत्री रेखा बन चुकी थी। उनका ये काया पलट इतिहास में दर्ज हो गया। दिल गया तो गया, होश भी उड़ गए, एक नया इंकलाब आने को है, अपनी काफिर निगाहों को रोको जरा, मेरा ईमान डगमगाने को है। इस नए अवतार के साथ आया आत्मविश्वास। अब वो सिर्फ पैसा कमाने की मशीन नहीं थी, बल्कि एक गंभीर अभिनेत्री थी। 1970 के दशक के मध्य में उन्होंने फिल्मों में न केवल अपनी जगह बनाई, बल्कि बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम करना शुरू कर दिया। लेकिन अपनी निजी जिंदगी में रेखा को अभी भी अस्थिरता का सामना करना पड़ रहा था। पिता का प्यार नहीं मिला और अब वो प्यार उन्हें हर जगह, हर रिश्ते में तलाशने लगी। फूल गुलाब का लाखों में हजारों में एक चेहरा जनाब का।
उनके जीवन में कई रिश्ते आए। अभिनेता विनोद मेहरा के साथ उनकी शादी की अफवाहें आज भी उड़ती हैं। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि उन्होंने गुपचुप शादी कर ली थी, लेकिन विनोद मेहरा की मां ने उन्हें घर में घुसने नहीं दिया। जितेंद्र और किरण कुमार के साथ भी उनके रिश्ते रहे, जो जल्दी ही टूट गए। यहाँ तक कि संजय दत्त के साथ भी उनके संबंध चर्चा में रहे। हालांकि रेखा ने हमेशा इसे नकारा, लेकिन इन रिश्तों के टूटने के बीच भी रेखा अपने परिवार के लिए मजबूती से खड़ी रही। का नाम है जीवन धारा। अपनी मां की बीमारी के बाद उन्होंने अपनी छोटी बहनों और भाई के लिए मां और पिता दोनों की भूमिका निभाई। देखो, जिंदगी में बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। वो लोग हमारे मेहमान हैं, सिर्फ 2-4 दिन और बर्दाश्त कर लो। वो एक ऐसी ढाल थी जो बाहर की दुनिया के तीरों से परिवार को बचा रही थी। बाहर वो सुपरस्टार थी, लेकिन घर में वो एक जिम्मेदार, संघर्ष करती हुई अकेली मुखिया थी। मैं भी कितनी बुद्धू हूँ। मैंने सोचा था मेरे अपने घर में सास ससुर होंगे, सब लोग मिलजुल कर रहेंगे, मुझे ढेर सारा प्यार मिलेगा। इन सभी असफल और अधूरे रिश्तों ने रेखा को सिखाया कि दुनिया पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन इसी दौरान उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने न केवल उनके करियर को बल्कि उनके जीवन के हर समीकरण को हमेशा के लिए बदल दिया। ये वो प्रेम कहानी थी जिसने रेखा को हमेशा के लिए एक रहस्य बना दिया। साल 1976 रेखा ने एक ऐसे सुपरस्टार के साथ काम करना शुरू किया जिसने उन्हें सिर्फ एक अभिनेत्री के रूप में नहीं देखा, बल्कि एक भावनात्मक साथी के रूप में देखा। तुझसे प्यारा कोई मिला, छोड़ा तुझे तो क्यों है गिला। अमिताभ बच्चन। ये रिश्ता बॉलीवुड की किसी भी फिल्म से ज्यादा नाटकीय था। उनकी मुलाकात 2 अनजाने के सेट पर हुई और इस रिश्ते ने रेखा की कला को अभूतपूर्व ऊंचाई पर पहुंचा दिया। और रेखा, मैं सोच रहा था कि अगर तुम चाहो तो अपना वो डांस मास्टर रखकर प्रैक्टिस भी शुरू कर सकती हो। नहीं। अब वो सिर्फ ग्लैमरस नहीं थी, बल्कि उनकी आंखों में एक गहराई आ गई थी जो सीधे दिल को छूती थी। सेट पर इन दोनों की केमिस्ट्री लोगों को दीवाना बना रही थी। अरे धन्नो, अरे शीशे में सूरत क्या देखती है, हमारी आंखों में देख, आंखों में। लेकिन ये सिर्फ ऑन स्क्रीन रोमांस नहीं था। पूरी इंडस्ट्री को पता था कि ये प्यार की चिंगारी असली है। रेखा, तुम हमेशा कल्पना की दुनिया में उड़ती रहती हो, इसीलिए तो तुम्हें इस दुनिया की असलियत का पता ही नहीं। गॉसिप कॉलम्स भरे रहते थे। ये रिश्ता खुला रहस्य था जिस पर कोई खुलकर बात नहीं करता था। अरे फिक्र मत कर, अब की सावन में शहनाई बजाकर सारे गांव के सामने उठाकर ले जाऊंगा तुझे। और फिर आया सिलसिला। ये फिल्म नहीं थी, ये रेखा, अमिताभ और जया की जिंदगी की डॉक्यूमेंट्री थी। यश चोपड़ा ने हिम्मत की और उन्हें एक साथ कास्ट किया, जहां पर्दे पर हकीकत को दर्शाया गया। होली का रंग देखकर पहला प्यार क्यों याद आ जाता है? आपका मतलब डॉक्टर साहब से है ना? इनसे तो मैंने शादी की है। लेकिन इस दास्तान का सबसे विस्फोटक पल आया 1980 में, जब ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी का रिसेप्शन चल रहा था। तो रेखा सिंदूर और मंगलसूत्र पहनकर वहां पहुंची। ये एक सार्वजनिक घोषणा थी। पूरी महफिल स्तब्ध रह गई। ये सिंदूर किसका था? ये सवाल आज भी बॉलीवुड के इतिहास का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य है। तेरे बिना जिया जाए ना। ये रेखा का अहंकार नहीं था, ये उनकी मजबूत घोषणा थी कि वो किसी से नहीं डरती। लेकिन इस घटना के बाद रेखा के जीवन में एक बड़ा मोड़ आया। उस रिश्ते ने किनारा कर लिया। रेखा अकेली रह गई। एक रक्का सा भी सीने में दिल रखती है, और वो दिल
रक्का सा किसी पर कुर्बान कर चुकी है। उन्होंने इंटरव्यू में खुलकर प्यार की बात की, लेकिन नाम लेने से हमेशा परहेज की। उनका दिल टूट चुका था, लेकिन वो अभी भी प्यार की तलाश में थी, और इसी तलाश में उन्होंने अपने जीवन का सबसे दर्दनाक फैसला लिया। अमित, मैं तुमसे एक आखिरी सवाल पूछने आई हूँ। मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम मुझे अपने साथ नहीं ले जा सकते? उस प्रेम कहानी से मिली निराशा के बाद रेखा ने अपने जीवन का सबसे जल्दबाजी भरा और विनाशकारी फैसला लिया। मेरी तारीफ हुई, मेरा नाम हुआ, मेरी फोटो पेपरों में छपी, इसलिए तुम जल गए। मगर अब बहुत हो गया, अब यह किस्सा यही खत्म होना चाहिए। साफ साफ बता, तुम क्या चाहते हो? 1990 में उन्होंने दिल्ली के एक उद्योगपति मुकेश अग्रवाल से शादी कर ली। ये शादी एक भावनात्मक ढाल थी, प्यार की तलाश थी, या सिर्फ दुनिया को दिखाने की कोशिश? ये आज भी बहस का विषय है। जाने कैसे बीतेगी लेकिन ये रिश्ता एक खूबसूरत मोड़ नहीं, बल्कि एक भयानक त्रासदी लेकर आया। शादी के सिर्फ 7 महीने बाद मुकेश अग्रवाल ने रेखा के दुपट्टे से लटककर आत्महत्या कर ली। मुझे छोड़कर मत जाना, मुझे अकेला छोड़कर मत जाना, मुझे छोड़कर मत जाना। मुकेश लंबे समय से डिप्रेशन से जूझ रहे थे, लेकिन इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये कोई निजी त्रासदी नहीं रही, ये एक राष्ट्रीय विवाद बन गया। मीडिया ने रेखा को बख्शा नहीं, उन पर हत्यारी होने, शिकारी होने और चुड़ैल होने के इल्जाम लगे। एक क्रिटिक ने तो यहाँ तक लिखा कि रेखा को अब फिल्में छोड़ देनी चाहिए और कोई उनसे काम ना मांगे। तूने मुझे सिर उठाकर जीने के लायक नहीं छोड़ा, और अब मैं तुझे यहाँ शांति से बैठने के लायक नहीं छोड़ूंगी। उन्हें एक ऐसी महिला के रूप में चित्रित किया गया जिसके पास जाकर लोगों की जिंदगी तबाह हो जाती है। ये समय रेखा के जीवन का सबसे अकेला और अपमानजनक दौर था। उनके बिना अब मेरे जीवन में घुट-घुट कर मर जाने के सिवा और रखा है क्या है? लेकिन रेखा ने हार नहीं मानी। उन्होंने किसी को कोई सफाई नहीं दी, किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया। वो चुप रही और उन्होंने काम को अपना कवच बना लिया। उन्होंने दुनिया के सामने अपने आप को पूरी तरह सीज्ड कर दिया। यही तो मुश्किल है, सब समझते हैं कि वो समझते हैं, मगर समझता कोई नहीं। निजी जिंदगी को एक दुर्ग बना लिया। इसी दौर में उन्होंने फूल बने अंगारे जैसी फिल्में दी, जहां उन्होंने अपने जबरदस्त वापसी से साबित कर दिया कि वो इस इंडस्ट्री की अमर शक्ति हैं। फूल कभी जब बन जाए अंगारा। अब रेखा सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थी, बल्कि एक रहस्यमयी अजय देवी बन चुकी थी। मुकेश अग्रवाल की त्रासदी के बाद रेखा एक आइकॉन के रूप में उभरी। उन्हें एक्ट्रेस नहीं, बल्कि ट्रेजेडी की क्वीन और अजय आत्मा के रूप में देखा गया। उमराव जान के लिए उन्होंने नेशनल अवार्ड जीता। उन्होंने 90 के दशक में खिलाड़ियों का खिलाड़ी में नेगेटिव रोल करके ये साबित कर दिया कि वो किसी भी नियम को तोड़ सकती है और किसी भी भूमिका से बड़ी है। In the night, no control, क्या करूं? आज रेखा ने अपना एक अलग संसार बना लिया है। वो मुंबई के अपने बंगले सी स्प्रिंग में लगभग एकांत जीवन जीती हैं। वो किसी को इंटरव्यू नहीं देती और उनकी निजी जिंदगी तक किसी की पहुंच नहीं है। उनके जीवन की सबसे बड़ी विश्वास पात्र हैं उनकी सेक्रेटरी फरजाना, जिनके साथ उनके रिश्ते पर भी सालों से अटकलें लगती रही हैं। फरजाना रेखा की परछाई हैं, उनके अकेलेपन की गवाह है। वो अकेली हैं लेकिन संपूर्ण हैं। बचपन में उन्हें पिता का नाम और प्यार नहीं मिला, लेकिन उन्होंने अपनी कला से एक ऐसा नाम कमाया जो सदियों तक अमर रहेगा। वो बॉलीवुड की सबसे बड़ी हस्ती हैं, लेकिन उन्हें किसी पार्टी या सार्वजनिक दिखावे की जरूरत नहीं है। उन्होंने खुद को एक चलती फिरती रहस्यमय दास्तान में बदल लिया है और हर बार जब वो पब्लिक में आती है तो सिंदूर लगाती हैं।
वो सिंदूर जो एक सवाल है, एक दर्द है और एक अटूट वादा है। क्या ये उस अधूरे प्यार के लिए है या ये सिर्फ एक महिला की अपनी स्वतंत्रता का प्रतीक है, जिसने दुनिया के हर नियम को तोड़कर अपनी पहचान बनाई? रेखा एक ऐसा रहस्य जिसका जवाब ना मिलने में ही इसकी अमरता है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपके हिसाब से रेखा का सच्चा प्यार कौन था और वो सिंदूर किसके नाम का है? हमें कमेंट्स में बताएं और इस लंबी दास्तान को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। अगली अनसुनी कहानी के लिए बॉलीवुड दास्तान को सब्सक्राइब करें।